बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तो तश्कील दे दी, लेकिन अभी भी ये बहस जारी है कि ये कमेटी एक तो मुज़ाकरात मशरूत करेगी, गैर मशरूत करेगी, मशरूत होगी मुज़ाकरात, तो वो शराइत क्या हैं? क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी? ये वो मामलात हैं जो गुज़श्ता एक हफ्ते से मुसलसल डिस्कस हो रहे हैं। ना गवर्नमेंट समझ पा रही है कि तहरीक इंसाफ की अप्रोच क्या है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एक्चुअली चाहती क्या है, और ना ही मेरा ख्याल है कि अवाम के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पा रही है। क्योंकि एक लीडर आता है, वो ये बात करता है जी कि मुज़ाकरात तो गैर मशरूत होने चाहिए, मुज़ाकरात हर सूरत में होने चाहिए और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दूसरा लीडर आता है, वो कहते हैं जी हमें तो भीख नहीं चाहिए, हमारी ये दो शराइतें, इनके ऊपर अमल होगा तो फिर मुज़ाकरात होंगे। तो एक्चुअली तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बहस करेंगे। फिर गुज़िश्ता एक हफ्ते से ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि ऐवान सदर में वज़ीर आज़म हाउस के मुकीम की तब्दीली के हवाले से को मुलाकातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी इस हवाले से थोड़ी सी एक्टिव हुई है। इसके ऊपर भी जो है वो प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। फिर बुशरा बीबी जो गुज़श्ता एक महीने से बिलखुसूस काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, उनका किरदार क्या, उनका जो रोल है इस वक्त पॉलिटिक्स में, वो इमरान खान की सियासत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या उनकी पार्टी और उनकी सियासत को नुकसान पहुंचाएगा। प्रोग्राम के पहले से मैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सजाद मीर साहब ने। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ऐवान सदर के हवाले से गुज़िश्ता एक हफ्ते से बातें चल रही हैं कि वज़ीर आज़म हाउस के मकीम की तब्दीली के हवाले से वहाँ पर कोई मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है। आप समझते हैं कि इसमें कोई सदाकत है और पीपल्स पार्टी करंट सिनेरियो में ये अफोर्ड करती है? असल में जी, जरदारी साहब की ख्वाहिश तो है कि उनकी ज़िंदगी में उनका बेटा जो है वज़ीर आज़म बन जाए। आज की नहीं, बहुत पुरानी ख्वाहिश है, और बकौल उनकी पार्टी के कुछ अरकान के, उनके जालों की भी ये ख्वाहिश है कि बिलावल उनका चेयरमैन जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। ख्वाहिशें रखना तो अच्छी बात होता है, लेकिन अमली तौर पे क्या ये मुमकिन है कि या नामुमकिन है, ये दूसरी सवाल है। यकीनी तौर पर इस वक्त ये बहुत मार्का दिखाया था पुराने अहद में भी। जरदारी साहब ने जब चंद सीटों पर उन्होंने वजारत उज़्मा भी ले ली थी, सदारत भी ले ली थी, और बहुत सी जगहों पर कब्ज़ा भी कर लिया था, सिंध की हुकूमत भी ले ली थी, लेकिन अब लगता नहीं है कि उनका ट्रिक ये कामयाब हो जाए। वो कोशिश तो कर रहे हैं। उन्होंने जब ये PDM बनी थी तो उसके इजलास में भी कहा था कि मेरा एक ही बेटा है, मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मोड़ नहीं ले सकता। कोशिश कर रहे होंगे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये साबित करने की कि शहबाज शरीफ शायद डिलीवर नहीं कर रहे और मेरा बेटा बेहतर डिलीवर कर सकता है। लेकिन उनके लिए भी यह बात मुश्किल होगी कि बेटा जो है वज़ीर आज़म हो और सदर जो है वो बाप हो। ये दोनों चीज़ें एक ही लाइन में आना जो इतना आसान दिखाई नहीं देता। जो जरदारी साहब की कोशिशें हैं और जो लड़ाई के नक्शे बनते हैं वो इसी हवाले से बनते हैं। शिकायतें वो करते हैं, लेकिन शिकायतें ये करते हैं कि मैं नहरें निकालना चाहता हूँ, पानी दो जी। सर, पानी पंजाब भी मांगता है, पानी दूसरे भी मांगते हैं। आप सर ये जो बात कर रहे हैं कि एक ही वक्त में ये मुमकिन नहीं है कि बाप सदर पाकिस्तान हो और बेटा वज़ीर आज़म हो। एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है, पीपल्स पार्टी सिंगल हैंडेडली तो ये कर भी नहीं सकती मामला, या उसको तहरीक इंसाफ के साथ बैठना पड़ेगा या मुस्लिम लीग नवाज के साथ बैठना पड़ेगा। अगर यही जो इस वक्त पोजीशन है, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है, क्या ये मुमकिन है कि जरदारी साहब अपनी पोजीशन की कुर्बानी दें? अगर मजबूर किया जाए मुस्लिम लीग नवाज को कि ठीक है आप स्टेप डाउन करें और बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो जरदारी साहब सेक्रीफाइस करने को तैयार होंगे अपनी सदारत छोड़ने के लिए? जरदारी साहब सेक्रीफाइस करने को तो तैयार हो जाएंगे। उनकी ख्वाहिश बड़ी है वज़ीर आज़म बनना बेटे का, लेकिन आम तौर पर कहा जाता है कि अगर जरदारी साहब को इंतखाब करना पड़ा है अपने और अपने बेटे के दरमियान, तो वो अपना ही इंतखाब करेंगे, कहा जाता है आम तौर पर उनके बारे में। लेकिन ये भी एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी कि वह अपने बेटे को वज़ीर आज़म बना दें, लेकिन बनाएं कैसे? यानी उसके लिए उनके PTI के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा। PTI के साथ इत्तेहाद क्या एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है? ये मसला ये किसी पार्टी का नहीं है। PTI की लड़ाई तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के चीफ के साथ है।
और चीफ की लड़ाई चीफ के साथ है, और जब चीफ की लड़ाई चीफ के साथ है तो वो आसानी के साथ सॉल्व होने वाली नहीं है। इमरान ने मामले को इतना ख़राब कर दिया हुआ है कि कोई उस पर एतबार करने को तैयार नहीं है। जब मुज़ाकरात भी शुरू होते थे तो वो कहता है कि मुज़ाकरात में इसलिए नहीं हतमी फैसला करता कि नतीजा कोई नहीं निकलना, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये बात भी दुरुस्त होगी, लेकिन ये भी उसको पता है कि मुज़ाकरात अगर ये कुछ कामयाब होते दिखाई भी दिए तो उसको नाकाम कर दिया जाएगा, उसको इतना चांस नहीं दिया जाएगा कि वो कुल खेल ले। चाहे मैदान में आकर वो अपनी समरसाट ले, अपना यू टर्न ले, अपने नक्शा कहे कुछ और करे कुछ। ये जब मांगते हैं ना उसका गारंटर कौन है, उसका जामन कौन है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि इमरान की ज़मानत देने वाला कोई नहीं है। और ये मतलब ये नहीं है कि वो कोई ऐसा शख्स है जो बिल्कुल, वो इसलिए कि वो भी बहुत मुश्किल खेल खेल रहा है। वो उसने पहला पॉलिटिकल लीडर है इस सिस्टम में कोई इमरान खान में आंखें डाल के बात की है और उसके नतीजे ज़ाहिर है कि वो भुगत रहा है अब। तो इस सिस्टम में इमरान खान साहब की गारंटी देने को कोई तैयार नहीं है, या सिस्टम से बाहर भी कोई रेडी नहीं है कि खान साहब की गारंटी दी जाए किसी भी सूरत में? मुल्क से बाहर क्यों तैयार होंगे? मुल्क से बाहर इमरान ने किसी मुल्क को क्या फ़ायदा पहुंचाया है? लोग ट्रंप पे इंहिसार कर रहे हैं जी। ट्रंप की कोई दोस्ती नहीं थी इमरान के साथ। ट्रंप बहुत उस्ताद आदमी है। ट्रंप ने जब देखा कि उस वक़्त पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है तो उसने इनके छेड़े बगैर कह दिया कि कश्मीर में तुम्हारी मैं मुज़ाकरात करा सकता हूँ इंडिया के साथ, ये अच्छी तरह जानते हुए कि इंडिया मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होगा। बात करती, बस करती बात। और उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद ये हो गया कि जो बाइडेन ने फ़ोन नहीं किया, तो यूँ लगा जैसे ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और वो ताल्लुकात ख़त्म होने के बाद अब बात आगे नहीं बढ़ रही। ट्रंप कोई क्रिकेट का फॉलोअर नहीं है, वो कोई ऐसा प्लेयर को फैन क्लब का मेंबर नहीं है। वो उस्ताद आदमी है, उसने भी अपनी उस्तादी दिखा दी, ये भी उस्तादी दिखाने के चक्कर में है। अच्छा सर, तो हमारे ख्याल में इतने बड़े मसाइल हैं दुनिया में। सही, ठीक हो गया। अच्छा सर, मुल्क में, हमारे मुल्क में कुछ होना हो तो हम देखते हैं कि उससे पहले एक हवा क्रिएट की जाती है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू का आगाज़ किया जाता है, पब्लिक पल्स को रीड किया जाता है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में हमने कौमी हुकूमत के बारे में बड़ी बातें सुनी हैं और पीपल्स पार्टी का 26वें आईनी तरमीम को पास करवाने में जो रोल था, और उसके बाद भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो सियासत जिस तरीके से आगे चल रही है, कहीं ना कहीं ये भी डिस्कस हो रहा है कि अगर कौमी हुकूमत की तरफ मामला जाते हैं तो तहरीक इंसाफ निस्बतन नून लीग के पीपल्स पार्टी के साथ थोड़ी कंफर्टेबल होगी, क्योंकि अगर कौमी हुकूमत बनती है तो यकीनी तौर पे उस पर तहरीक इंसाफ को भी शामिल करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि एक कौमी हुकूमत की तरफ मामला जा सकते हैं, और सेकेंडली उसमें लीडिंग रोल पीपल्स पार्टी को मिलने का कोई इम्कान आपको दिखाई दे रहा है? ये तो ऐसा ही है ना कि जब एस्टेब्लिशमेंट जो है मुस्लिम लीग नून से लड़ाई मोल रहे, पीटीआई को आगे करे और पीटीआई और पीपल्स पार्टी की सुलह कराए और इनकी सुलह के बाद उसको एक कौमी हुकूमत का नाम दे, ऐसी कौमी हुकूमत जिसमें मुस्लिम लीग शामिल ना हो। यानी कि अभी तक जो ये कहा जाता है कि पंजाब मुस्लिम लीग के पास है, मैंने ये नहीं कहता कि उसके पास है कि नहीं है, मैं कहता हूँ ये जो कहा जा रहा है, जो इस्टेब्लिश किया जाता है, उसका यूटर्न लिया जाए और साबित किया जाए कि मुस्लिम लीग तो कुछ थी ही नहीं, उसको तो वैसे ही बनाया गया था जिस तरह बाजवा ने बनाया था इमरान खान को, इस तरह इन लोगों ने आके बना दिया इसको। और अब चूंकि वो है नहीं, इसलिए अब पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हुकूमत बना रहे हैं। वो हुकूमत एक कौमी हुकूमत नहीं होगी। जब मुस्लिम लीग उसमें मानिस कर दें या पीटीआई मानिस कर दें या पीपल्स पार्टी मानिस कर दें तो कौमी हुकूमत नहीं होगी, बल्कि एक कंसेंसस की हुकूमत होगी जो अब भी है। अभी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की एक तरह की मुश्तरका हुकूमत है जिसमें एमक्यूएम भी शामिल है और छोटे छोटे ग्रुप भी शामिल है। कुछ को खारिज रखा गया है, बाहर रखा गया है, उन पर प्रेशर डालने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए। ये सारे टैक्टिक्स हैं जो एस्टेब्लिशमेंट खेलती है, और खेलती इसलिए है कि उससे मजबूत मुल्क को एक ख़ास नहज पर चलाना होता है। वो चलाया जा रहा है, और उसका कोई और नक्शा बनाना होगा तो उसे खासी कलाबाजियाँ खानी पड़ेगी, जो इस वक्त मुझे लगता है कि मुश्किल सूरत हाल होगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी हमें मुसलसल पंजाब के हवाले से बड़ी अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही है। बार बार बात हो रही है कि पंजाब गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी को वो स्पेस नहीं दे रही जो इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले आपस में डिसाइड हुआ था कि ये तरीक़ाकार होगा, इस तरीके से पंजाब में पीपल्स पार्टी के लोगों को एडजस्ट किया जाएगा।
पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करें तो वो कहीं ना कहीं ये भी करें कि शहबाज शरीफ साहब ने भी सरेंडर कर दिया है कि पंजाब के मामलात में उनका कंट्रोल ठीक तरीके से नहीं है। आप समझते हैं कि मरीम नवाज साहिबा वो पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब की वफाकी हुकूमत के लिए भी, या ये आपस में इनका तय है कि मैं ऊपर से पीपल्स पार्टी को ये बात करूंगा, यहां से आपने काम कोई नहीं होने देना इनका? देखें, पंजाब में शेयर मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, खासतौर पर साउथ पंजाब में मांग रहे हैं, लेकिन किस चीज़ पे मांगे? पंजाब में उनका कब्जा रहा है, कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में बनी है। भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी की असल वजह पंजाब थी। उस वक्त जब पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आई थी तो सिंध असेंबली में कुल 60 सीटें थी, जिसमें सिर्फ 28 पीपल्स पार्टी की थी, मेजॉरिटी नहीं थी। और 28 सीटें जो पीपल्स पार्टी की थी उसमें बहुत सारी वडेरों की थी, और वडेरा शाही की वजह से वो उनके हिस्से में आई थी। इस वक्त ये कहा जाए कि अपनी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर भुट्टो साहब सिंध में पॉपुलर हुए थे तो हरगिज़ गलत है, वो सिर्फ पंजाब में हुए थे। पंजाब उनसे छिन गया और वक्त के साथ छिन गया। अब छिनी हुई चीज़ को दोबारा लेना जो है ना, वो आसान नहीं हुआ करता। यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लिए है, लेकिन वो तरले मार रहे हैं। इस वक्त जरदारी छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं कि लेस्को का, फेस्को का, कोई छोटे छोटे इदारों के 2 सीटें दे दो, फलां दे दो, फलां वाइस चांसलर दे दो, फलां ओहदा दे दो। तो इस पर सारा उनका जोर है और इस पर ही पीपल्स पार्टी गुजारा कर रही है। और उनको मालूम है कि इस वक्त अभी पंजाब में उनके दोबारा रिवाइवल की कोई सूरत दिखाई नहीं देती। नक्शे बनाए जा रहे हैं कि अगर पीटीआई के लोग बदजन होकर वापस आएंगे तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, मुस्लिम लीग की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी नक्शा है, कहने की बातें हैं। लोगों का, सियासतदानों को कोई नहीं पता होता कि वो वापस मुस्लिम लीग की तरफ जाएं, बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी की तरफ जाके फिर हवा में लटकते रहें और उनको इक़्तिदार तो क्या, उनको सुकून भी मिलना ज़रा मुश्किल दिखाई दे। अच्छा सर, ये बताइएगा, वैसे तो आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर करंट इस्टेब्लिशमेंट की जिस अप्रोच की डायरेक्शन का आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर बताया, उसके बाद जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात की बात हो रही है और उसमें शराइत आयद की जा रही हैं, आपको लगता है कि ये गुफ्तगू की कोई मतलब भी है? अब अगर अप्रोच जो आप बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच ये है कि पीटीआई की तरफ शिफ्ट करने के लिए कलाबाजियाँ लगाना पड़ेंगी, जो मौजूदा सिचुएशन में आपको दिखाई नहीं दे रहा ऐसा कुछ होता, तो ये मुज़ाकरात होंगे, उनका कोई मतलब होगा, कोई उनसे सोल्यूशन निकलता जो है वो नज़र आ रहा है आपको? फिलहाल तो मुझे ये पावर गेम लग रही है। पीपल्स पार्टी भी अपनी जान छुड़ाना चाहती है, मुश्किलात में फंसी हुई है। फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ केस जो है, मुकदमा बड़ा सख्त शिद्दत के साथ जारी है और दिखाया उस पर अमल भी हो रहा है, और नज़र आता है कि फैज़ हमीद पर कोई अगर कार्रवाई हुई तो उसके नताइज पीटीआई पर पड़ेंगे। पीटीआई अपनी जान छुड़ाना चाहती है, ख़ास तौर पर वो अपने आप को एक मुश्किल में डालना नहीं चाहती। पीटीआई चाहती है कि बानी पीटीआई को कुछ रिलीफ मिल जाए। उनको अंदाज़ा हो गया है कि उनके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, किसी तरह से उन्हें कभी पैदा की जाए, इसलिए वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ कहता है। दूसरी तरफ ये कोशिश है कि अब इस वक्त उनको दिखाया जाए कि देखो भाई, इस मौका पर, इस मरहले पर हमारे लिए ये सूरत हाल है कि हम अगर बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो आपके लिए भी नए ऑप्शन पैदा होते हैं और आप उन ऑप्शन को अवेल कर सकते हो। दोनों तरफ से इससे ज़्यादा कोई नज़र नहीं आता और मुझे नहीं दिखाई देता कि अब इस वक्त, इस मौके पर, इस सूरत हाल पर, जब उन्होंने अपने एक बहुत सीनियर ऑफिसर को एट स्टेक लगा दिया है। एट स्टेक ये कि उसका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, और कोर्ट मार्शल भी उस वक्त कर रहे हैं जब उसके बचने की, यानी कि बचने से मुराद है कि उसका उस मुलव्वस ना होने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। उनका कुछ कदम उठाना जो है ना, बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नदमीर साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ेकार हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और अहम चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के हवाले से जो गुफ्तगू चल रही है उसमें संजीदगी का आलम क्या है, प्रोग्राम के सिलसिले में इसको जानेंगे। फिर पीपल्स पार्टी मुसलसल अनकंफर्टेबल है, पहले तो सिर्फ बातें पंजाब की हद तक थीं, अब लग ये रहा है कि वफाक में भी चीज़ें मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रही।
इसके ऊपर भी प्रोग्राम के हिस्से में डिस्कशन करेंगे। फिर एक और बड़ी अहम डिबेट जो हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में की वो है कौमी हुकूमत के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, और इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम के हिस्से में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान बंदूखेल साहब, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मलिक शफकत अवान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आगाज में मलिक शफकत अवान साहब आपसे करूंगा, मुज़ाकरात के हवाले से कमेटी तो तश्कील दे दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अब डबल स्टेटमेंट्स हैं। एक तरफ से बात हो रही है जी कि हम गैर मशरूत मुज़ाकरात करेंगे क्योंकि मुज़ाकरात होनी अनकंडीशनल चाहिए, फिर आपका एक दूसरा लीडर उठता है वो कहते हैं नहीं 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 हमें तो भीख नहीं चाहिए मुज़ाकरात की, ये कंडीशंस हैं जनाब, इनके ऊपर काम होगा तो मुज़ाकरात होंगे वरना मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपकी पोजीशन है क्या इस वक्त पार्टी की? आप चाहते हैं एग्जैक्टली कि गवर्नमेंट के साथ किसी तरह नेगोशिएशंस हों, या बस ये मतलब टाइम गुजारना है किसी तरीके से और मुज़ाकरात की बातें करके ऐसे ही खेलते रहें? ऐसी बात नहीं है खान साहब, मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं तो इसीलिए कमेटी एक तश्कील पाई है और वो खान साहब ने कमेटी खुद तश्कील दी है। अब कोई मुज़ाकरात किसी से करने हो तो कहीं से बात स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई रोड मैप तो होना चाहिए ना कि हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। आखिर हमने क्या बात करनी है उनसे, तो वो चीज़ भी तो डिस्कस करनी है ना कि बात करनी क्या है। तो अब बात करने के लिए जो मवाद है वो यही है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, 9 मई का भी बनाएं और 26 नवंबर का भी बनाएं, और इन्हीं चीजों पर हम आगे लेके चलेंगे। मलिक साहब और मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मलिक साहब एक बात है मुज़ाकरात करने हैं इन पॉइंट्स के ऊपर कि तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि 26 नवंबर के एपिसोड के ऊपर जो है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। एक है कंडीशन के अगर जुडिशल कमीशन बनेगा तो मुज़ाकरात होंगे, तो आप क्या चाहते हैं, डिस्कशन इन चीज़ों के ऊपर करनी है या ये कंडीशंस हैं ये होंगी तो मुज़ाकरात होंगे? नहीं, ये तो प्री कंडीशन है कि अगर ये चीजें बनेगी तो आगे मुज़ाकरात हमारे चलेंगे मजीद। तो वो तो हुकूमत भी कह रही है कि आप 9 मई की माफी मांग ले तो चीजें आगे बढ़ जाएंगी, तो फिर मतलब अगर वो भी कंडीशन लगा देंगे आप भी कंडीशन लगाएंगे तो फिर किस तरह चीजें आगे चलेंगी मलिक साहब? खान साहब, माफी मांगने के लिए ही तो कमीशन कह रहे हैं कि कमीशन बनाए, हमारी गलती साबित करें ताकि हम माफी मांग सकें, या अगर किसी और की गलती है तो वो माफी मांगे। आखिर गलती का तयन भी तो होना है ना, या हमसे वैसे ही माफिया मंगवानी है, ऐसे तो नहीं मांगते माफी। अच्छा ठीक हो गया मलिक साहब, साथ रहेगा। कादिर खान बंदूखेल साहब, आप समझते हैं सर जो डिस्कशन तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही है या जो हम हुकूमत की जानिब से हमें स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही हैं, ऐसे में कुछ सीरियसनेस है मुज़ाकरात को लेकर या ये दोनों पार्टीज संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इन्होंने इतनी गाली गलोच हुकूमत को और पीपल्स पार्टी को दे चुके हैं, अब वो शर्मा रहे हैं कि किस तरफ बैठे। शर्मा रहे, जैसे नहीं होता है कि दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो एकदम फ्री नहीं होते हैं। वो भाई आपने कमेटी बना ली है, किसके लिए बिल डाली है? आप तो इस्टेब्लिशमेंट खेल रहे थे, आप तो एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे थे। वो पश्तो में कहावत है कि बुढ़िया को कोई शादी पे नहीं बुला रहे थे तो उनकी फरमाइश थी, शर्त थी कि मेरा बिस्तर जो ना वो सरदार के घर बिछाना। इनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, ये कहते हैं हमारी ये शर्त है। भाई आप होते कौन शर्त लगाने वाले? आपने जो जुर्म किए है जर्नल फेस के साथ मिल के, तो वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर कमीशन बन जाए और आपकी तवक्को के मुताबिक और साबित हो जाए तब आप करेंगे, तब तो आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। माफी तो आपने अभी मांगना हो ताकि उस केसेस से बच जाए। हो सकता है माफी हो, मेरे हिसाब से वो माफी नहीं है। न तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनको माफी दे सकते हैं, न चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। हुकूमत तो कोई चीज ही नहीं है माफी देने का। जो उन्होंने शोधा के जो यादगार है उनको जो जला के राख करके बेरुमती की है, क्या उन शोधा ने पाकिस्तान के खातिर जो कुर्बानी दी है वो ऐसे कोई ग्रोह खड़े हो जाए और वो जर्नल फेस के साथ निके और फौज के खिलाफ बगावत के और तहायात अपने आप को आर्मी चीफ और इमरान खान साहब को तहायात सदर पाकिस्तान बनाने का ये जो प्लान उनका था वो तो नाकाम हो गया। ये क्या समझ रहे, पाकिस्तान श्रीलंका है कि तुर्की है कि बांग्लादेश है? वैसे कादिर साहब अभी चूंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये बातें सामने आ रही हैं, इनफैक्ट मैं कायरा साहब की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि अगर तहरीक इंसाफ संजीदा होगी तो मुज़ाकरात हो जाएंगे।
मतलब तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के लिए तैयार होना ज़रूरी है। उधर असद कैसर साहब की बात करें, वो कह रहे हैं जी कि हुकूमत संजीदा नहीं है, हम लोग तो बहुत संजीदा है मुज़ाकरात के लिए। आप ये जो बातें कर रहे हैं, अदरवाइज सिनेरियो में मुज़ाकरात होने के लिए प्री कंडीशंस के साथ चीज़ें चल सकती हैं, या दोनों पार्टीज को एक बार बैठना होगा कि नहीं, प्री कंडीशंस के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मुज़ाकरात के बाद किसी चीज़ के ऊपर जो है वो फैसला किया जा सकता है? देखिए, एक शख्स के हाथ में अब अगर बम हो और दूसरे हाथ से वो हाथ मिलाना चाह रही, दोनों चीजें तो साथ ही हो सकती हैं। आपने एक तरफ सिविल नाफरमानी, जो कि आपको खुद नहीं पता कि वो होता क्या है। आपकी अपनी हुकूमत है। सिविल नाफरमानी का मतलब ये है कि हुकूमत को कोई ड्यूज नहीं करना है, किसी थाने, किसी अदालत, किसी हुकूमत को नहीं मानना है। तो खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, तो सबसे पहले वहां क्या सूरत होगी जब लोग ड्यूज नहीं भरेंगे, हुकूमत को मानेंगे नहीं, अदालत को मानेंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात, ये जो शर्तें रख रहे, शर्तें मरते मुज़ाकरात में नहीं होती। हाँ, मुज़ाकरात में जब दो फरीक बीच में टेबल टॉक करते हैं तो वो फिर एक दूसरे के सामने अपने जो गुजारिशात है, जिनको आप शर्त भी कह सकते हो, लेकिन शर्त फिर भी नहीं कहेंगे, वो उनको आप अपनी जो एक दलाइल है या आपकी जो गुजारिशात है वो रखेंगे, हुकूमत रखेंगे, तब जाके उनकी कौन सी बात मानी जाती है, कौन सी नहीं है। वो पहले एडवांस पे 9 मई का, भाई 9 मई का तो साबित आपके ऊपर हो चुका है। कानूनी शहादत आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई भी ऑडियो वीडियो अगर वो जेन्युइन है तो उसके लिए किसी और गवाही की जरूरत नहीं है। क्या उन्होंने खुद जो अपने वीडियोस अपने मोबाइल से जो वीडियो बनाया है इमरान खान साहब का अपना सक्का भांजा एहसाब न्याजी, जिस तरह वो पतलून लहरा के वीडियो बना रहे थे, और जिस तरह ये लोग कोर कमांडर हाउस में या कोर कमांडर के कमरे में घुस के और जो कुछ भी है, ये सीसीटीवी के अलावा इनकी अपनी जो फुटेज है, अपनी जो वीडियो है। हाँ, अगर ये कहते हैं शफकत साहब उनकी पार्टी कि भाई ये जाली है, तो उनको आप फॉरेंसिक के लिए आपने कोई मुतालबा किया है? वो जो वीडियो मुख्तलिफ चैनल पे सोशल मीडिया पे चली है, वो अगर जाली है तो आपने कभी मुतालबा किए? चलो मैं कहता हूं आज करो मुतालबा, उन सारी वीडियो को आप चैलेंज कर दें, फॉरेंसिक हो जाएगा। ठीक हो गया। मलिक शफकत अवान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप मंदो खलील साहब की गुफ्तगू का जवाब भी दे दें। दूसरा, मंदो खलील साहब ने जो पॉइंट रेस किया कि एक जानिब एक हाथ में आप, पहले ये जो 9 मलिक साहब मई है, मेरा सवाल ये 9 मई का जवाब तो सुन ले। जी, मैं आपकी पूरी गुफ्तगू सुनूंगा, आप वो जवाब भी दीजिएगा। सर ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान चीज़ें बेहतर दिखाई नहीं दे रही। पहले तो चीज़ें लग रहा था कि सिर्फ पंजाब की हद तक कंफर्टेबल नहीं है पीपल्स पार्टी, अब वफाक में भी पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रही। तो क्या हुआ है कि अभी 1 साल से भी कम अरसे में इस तरह के मामला शुरू हो गए? नहीं जी, बिल्कुल आपसे मैं इतफाक नहीं करता हूँ कि कम अरसे में नहीं, ये हमारे मुतालबात शुरू से थे। जहां पंजाब में हमारे एमपी एमएनए है, वहां उन्होंने एंटी पीपल्स पार्टी के डिप्टी कमिश्नरान और डीपीओ और एसएसपी को लगाया। हमने कहा कि आप हमारी मर्जी का ना लगाए, मगर उन लोगों पे तो नहीं लगाओ जो एंटी है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि फिर दरिया सिंध, जो सिंध पहले से खुशहाली का यानी खुश्क हो रहा है और पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं, और वहां 6 कैनाल उन्होंने जनूबी पंजाब में निकालने का प्लान बनाया। ओ भाई, अगर सिंध ने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया तो आपके 6 कैनाल कैसे बनने देंगे? तो आप हम अपने आप को एहतियाती कहते हो, फिर एहतियाती हमने तो कंधा यूं कर दिए तो दड़ाम से मुंह के बल गिरेंगे। तो आपको पता भी है कि अभी अभी अगर मेरे चेयरमैन ऐलान कर रहे हैं 1 मिनट में, तो अगले मिनट में आपकी हुकूमत नहीं होगी। तो आप ही ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो कि आप तो हमारे एमपी एमएनए को भी तंग कर रहे हो, और साथ में फिर जाके 6 कैनाल निकल है। 6 कैनाल अगर निकल जाए तो पीछे बचता क्या पानी? वो तो नहीं सूख नहीं, तो जाएगा पूरा इस तरह से, आपके नजदीक और अभी भी सूखा हुआ है। ये सब तो कुछ सवाल जानते ये कि ये बूझते सारी चीजें हैं, ये उनको सब जब कुछ, तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो यकीनन हम तो किसी के कहने पे तो नहीं, सर झुका के तो नहीं बैठे रहेंगे। अच्छा मंदो हम खलील तो साहब, ये अपनी जो सब कुछ जानते गुजारिशात है, जो बूझते, हमारे मुतालबात है, वो सामने रखेंगे हम। ठीक है, ये सब कुछ जानते बूझते आपके नजदीक क्यों हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी को प्रोवोक कर रही है इस तरह के किसी फैसले के लिए जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं? देखिए, हमारा स्टाइल वो एमकेएम वाला नहीं है, ब्लैकमेलिंग वाला। हमारा स्टाइल एक जमहूरी है। हमारे साथ अगर ज्यादती हो रही है या हमारे जो मुतालबात है वो नहीं माने जा रहे हैं, तो हम ये मुतालबात रखेंगे और उनसे कहेंगे आपसे मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात हमारी शुरू भी हो चुके हैं। और अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ना, वो इसका फैसला करेंगे कि हम हुकूमत का साथ देंगे या नहीं देंगे। नहीं तो मुज़ाकरात तो आपके पहले दिन से चल रहे हैं, जिस तरह आपने कहा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद भी जो आप लोगों की आपस में कमिटमेंट्स हुई थी
उसमें पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में इतनी स्पेस देनी थी कम से कम कि आपके जीते हुए अरकान को फंड्स मिलने थे, आपके जीते हुए जो अरकान है उनको जो है वो मुस्लिम लीग नवाज ने इस तरह एडजस्ट करना था कि गवर्नमेंट के मामलात उनके जो है वो चलते रहें। आपको पंजाब से कंप्लेंट्स थी, वफाक में अब आपने कैनाल्स वाला जो मामला उठाया है इसमें आपको कंप्लेंट्स हैं, तो मुस्लिम लीग नवाज तो नहीं कंसिडर कर रही आपकी चीज़ों को सीरियसली? नहीं, अभी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है, हमारे सीनियर क़यादत का मुस्लिम लीग नून के साथ मुलाकात हुई है इसहाक डार साहब की मौजूदगी में। ऐसी बात नहीं है कि वो कंसीडर नहीं करेंगी और हम सर झुका के खड़े रहेंगे, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून को अच्छी तरह पता है, मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा करूंगा, उनको अच्छी तरह पता है कि पीपल्स पार्टी ने कंधा उठा लिया तो अगले मिनट में हुकूमत नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में उसके लिए वो संजीदा भी है, मुज़ाकरात चल भी रही है और यकीनन जो हमारे खदशात है, मुतालबात है, वो तो हम सामने रखेंगे। तो आप समझते हम हैं पीटीआई की तरह तो नहीं है, पीटीआई की तरह तो नहीं है कि बम हाथ में लेके और कहते हैं हाथ मिलाओ, हाथ नहीं मिलाओगे तो ये बम फोड़ दूंगा। हमारे ये काम नहीं है, हम जमहूरी लोग हैं, हम आपस में बैठेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे। हाँ, अगर मुज़ाकरात हमारे नाकाम होते हैं और हुकूमत हमारी मुतालबात नहीं मानते जो जायज़ है, तो यकीनन फिर हमारी पार्टी या हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी कि हमने हुकूमत में रहना है कि नहीं रहना है, अच्छा और मुझे यकीनन करेगी नहीं रहना है। अच्छा मैं इसके ऊपर भी आपसे दोबारा भी गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि वफाक में चीज़ें पंजाब गवर्नमेंट को लेकर उस तरह कंफर्टेबल नहीं है, शहबाज शरीफ साहब की पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर उस तरह ग्रिप नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बहुत से दोस्त ये कंप्लेन करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी पंजाब के मामलात पे सरेंडर कर चुके हैं। फिर पीपल्स पार्टी को भी कंप्लेंट्स थी मरीम नवाज साहिबा से कि जरदारी साहब एज प्रेसिडेंट जिस वक्त लाहौर गए उन्होंने उनको रिसीव नहीं किया, फिर जो आपस में कमिटमेंट्स थी उनको ऑनर नहीं किया जा रहा। तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये इंटेंशनली मुस्लिम लीग नवाज कर रही है या वाकईतन शहबाज शरीफ साहब की ग्रिप नहीं है पंजाब गवर्नमेंट पे, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, ये सारी तफसील तो मैं नहीं बता सकता हूँ, न जवाब है कि किसने रिसीव किया किसने नहीं किया है। और मैंने पिछली हुकूमत में जब असम्बली में एक तकरीर की थी तो वो जाके मरियम बीबी ने खुद मेरी शिकायत मेरी क़यादत से की है। हालांकि मैंने बात कोई गलत नहीं की है, मैंने वही बातें कही है जो मिफ्ता इस्माइल इनकी पार्टी का रहनुमा था, उन्होंने जो बात कही है मैंने वही बातें रिपीट की थी, तो उन्होंने डायरेक्ट मेरी शिकायतें लगा दी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि और काबिना में डिस्कस होता रहा मेरे ऊपर, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसे बात नहीं है कि जो हमारे साथ वो ज्यादती करेंगे या हमें नज़रअंदाज करेंगे या हमारी लीडरशिप को वो रिसीव नहीं करेंगे, तो यकीनन उसके ऊपर तो हमारे खदशात है। और जो हमारी बातचीत चल रही है तो बातचीत में ये सारी चीज़ें डिस्कशन में आएगी जो आप फरमा रहे हो। और आखिर में सर ये बताइएगा कि एज ऑफ नाउ आपकी सीईसी में क्या वाइब्स हैं, पार्टी के अंदर क्या वाइब्स हैं? गवर्नमेंट जिस तरीके से चीज़ों को चला रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो रहना चाहती है इस हुकूमत का हिस्सा? मतलब ठीक है आप लोग कैबिनेट में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बेंचेस में तो पंजाब में भी और वफाक में भी आप बैठे हुए हैं। नहीं, पंजाब में भी हम नहीं है, हमारे पास कोई वजारत नहीं है और हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं जी। और बाकी अगर किसी का ये है कि आईनी ओहदे हमारे पास है, यकीनन आईनी ओहदे तो हमारे पास है, मगर उनके तो कोई इख्तियारात नहीं है। अब गवर्नर्स के तो कोई इख्तियारात नहीं है, बल्कि जब गवर्नर ने बिल साइन नहीं किए या उसमें जो कानूनी नुकात निकाले तो पंजाब के वजीर इतलात ने तो अच्छी खासी गुफ्तगू मीडिया पे की है कि रबड़ स्टैंप है गवर्नर वगैरह वगैरह, लेकिन हमारा गवर्नर आप देखा सरदार सलीम साहब वो इंतहाई शरीफ आदमी है, वो फिर भी उनने सारी बातें बर्दाश्त की है। नहीं नहीं सर, मेरा तो मेरा ये सारी सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि वाइब्स क्या हैं? पीपल्स पार्टी की जो करंट लीडरशिप है वो चाहती है इस गवर्नमेंट के साथ इस तरीके से चलना, या जो गवर्नमेंट का रवैया है आप नहीं चाहते कि इस तरह कंटिन्यू नहीं हो सकती चीजें? देखिए, अगर आप मुझे डायरेक्ट बात पूछते हो, हमारा तो कोई दिल नहीं चाह रहा इनके साथ चलने का। हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल दिल ना चाहे, खासतौर हमारी पंजाब जो क़यादत है वो तो बिल्कुल कंफर्टेबल पहले दिन से नहीं समझ रहे इसको। लेकिन सवाल ये कि हमने तो पीटीआई को ऑफर की है कि आप हुकूमत बना लें, हम आपको गैर मशरू सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने तो गाली गलोच से नवाजा है जैसे हर असमी तरबियत उनकी आदत है। तो अब हमारे पास क्या चाह रहा है, अगर हम वफाकी हुकूमत को सहारा नहीं देते तो ये हुकूमत ये असेंबली तो खड़ी नहीं हो सकती थी। ठीक हो गया, बिल्कुल आपकी सपोर्ट के बगैर जो ये असेंबली जो है वो नहीं चल सकती। शुक्रिया आपका ना प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। गुफ्तगू आपने कादिर साहब की भी सुनी, मलिक शफकत अवान साहब की भी सुनी। प्रोग्राम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है इससे मुतल्लिक बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना है। कहीं न जाइएगा, स्टे विद अस।
जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बहस तो होती है तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम नहीं होता। यही वजह है शायद कि दुनिया में मुख्तलिफ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपने एजुकेशन सेक्टर के लिए जितना GDP प्रपोज करते हैं, हमारे मुल्क में उससे आधा भी हम अपने एजुकेशन सेक्टर पर इन्वेस्ट नहीं करते। फिर दुनिया IT सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में बहुत आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन हम उनसे 2-3 कदम हमेशा पीछे रहते हैं। जब एक ट्रेंड एजुकेशन में आता है, हम उसमें उस वक्त एंटर होते हैं जब वो ख़त्म होके दुनिया किसी नई चीज़ के अंदर एंटर हो रही होती है। इसकी वजह क्या है और कैसे हम अपने एजुकेशन सेक्टर को बेहतर कर सकते हैं, प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ खुसूसी तौर पर मौजूद हैं मियाँ इमरान मसूद साहब, फॉर्मर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर हैं और करंटली वो काम कर रहे हैं एज वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। सर, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हम हमेशा दुनिया से 2-3-4 कदम पीछे हैं। पहले तो एक कदम पीछे होना भी चलें वारे का सौदा है, हम 2-3-4 कदम पीछे हैं दुनिया से। दुनिया में जब एक ट्रेंड बनता है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर निसाब में उन चीज़ों को ऐड किया जाता है, हम तब सो रहे होते हैं। जब वो एक कदम आगे चले जाते हैं, फिर हमें याद आता है कि ओहो, अब तो हमें बच्चों को बिजनेस स्टडीज़ पढ़ानी चाहिए, अब हमें IT की तरफ लेकर आना जो है वो जाना चाहिए। क्या वजह कि हम टाइमली स्टूडेंट्स को एंगेज नहीं करते उन चीज़ों के साथ? थैंक यू। आपके इंट्रो के हवाले से बहुत से सवाल और बहुत से जवाब मेरे जहन में आ रहे हैं। देखिए, राइट स्टेप एट द राइट मोमेंट ये बहुत ज़रूरी है। फिर राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन वो भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दुनिया के जो ट्रेंड्स होते हैं, जो दुनिया जिस तरफ चल रही होती है, हम उसको कैचअप नहीं करते और टाइम पे हम कैचअप नहीं करते, हम पीछे रह जाते हैं। मसलन IT की दुनिया में बहुत बूम आया, पाकिस्तान ने भी बहुत IT में काम किया, लेकिन इंडिया उसको कैपिटलाइज कर गया और इंडिया ने इसमें बड़ी तरक्की हासिल की और उनकी जो प्लेसमेंट्स थी, पूरा बिजनेस जो है पूरी दुनिया का वो इंडिया ले गया। मैं बल्कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स देख रहा था, जो इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल रैंकिंग में लीड कर रही हैं, उनमें 4 IIT हैं। जी, IITs और मॉडल जी उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल था। उनका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको हेड करते थे और उन्होंने एक नीश क्रिएट की और एक अलहदा फोकस उनको दे दिया, क्योंकि दुनिया में डिमांड ये थी। देखिए, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अच्छी हैं, मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटीज़ बुरी हैं। प्राइवेट सेक्टर की अगर आप बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी यंग हैं, अभी उनको 25-25, 30-30 साल हो गए हैं और जिनकी हायर रैंकिंग है पूरी दुनिया में, वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको 200-200, 400-400 साल हो गए हैं। वो नाम लेने की अब उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ अब काम कर रही हैं, पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर हो, और हमारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है वो हाई रैंकिंग में है इस वक्त दुनिया में। इक्का दुक्का आपको नज़र आ जाएंगी। एशिया की हाई रैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद है और पब्लिक सेक्टर भी मौजूद है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो क्राइटेरिया होता है रैंकिंग्स का, उसमें देखा ये जाता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपकी फैकल्टी कैसी है, रिसर्च आपकी अलुमनाई कैसी है, रिसर्च पे कितना आप फंडिंग करते हैं, आपका एंडोवमेंट कितना है, आपके अपना प्लेसमेंट्स आप कैसे करते हैं, आपने कौन कौन से प्रोग्राम शुरू किए, तो एक क्राइटेरिया है सारा। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ तो स्ट्रगल करती रहती हैं, ख़ास तौर पर जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फंडिंग इतनी अवेलेबल नहीं होती, उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो कम होता है, सब्सिडाइज्ड होता है, क्योंकि वो सरकारी इदारे हैं। और अक्सर आपने सुना होगा, कभी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का बजट कम हो जाता है, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी के पास सैलरीज देने के पैसे नहीं हैं। तो अगर आप एक स्टेप पीछे चले जाएं, ये सारा डिपेंड करता है आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप पे और आपकी गवर्नमेंट की लीडरशिप पे, कि गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स कितना फोकस करती हैं, किस सेक्टर को फोकस करती हैं। कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं जो रोड्स बनाती हैं, ब्रिजेस बनाती हैं, कुछ जो है वो एग्रीकल्चर पे काम करती हैं, चंद ऐसी गवर्नमेंट्स आई थी जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया था। ये डिपेंड करता है आपकी एलोकेशंस कितनी है, फंडिंग आपने कितनी देनी है। हम आज तक, खान साहब, आज तक हम 2.2 से ऊपर हम नहीं जा सके GDP शेयर में हमारा। और जो स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया का वो 4 पॉइंट से शुरू होता है, जो मिनिमम जो है दुनिया जो रखती है। अब बड़े महज़ब जो ममालिक हैं जिन्होंने एजुकेशन पे काम किया, उनकी फंडिंग बहुत भरपूर है और ज़्यादा फंडिंग उन्होंने की हुई है। हमारे चैलेंजेस भी तो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में पावर्टी है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इनकम जो है वो कम है
और गवर्नमेंट इतना स्पेंड नहीं करती। हम हमेशा कोई ना कोई हमें चैलेंज दरपेश रहता है, कभी हमें पॉलिटिकल अपसेट हो जाता है, कभी असम्बलियाँ टूट जाती हैं, मार्शल लॉज लग जाते हैं, मार्शल लॉ की जो रजीम्स आती हैं उनकी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं, कभी इंडिया से जंग का ख़तरा शुरू हो जाता है, कभी कश्मीर है, कभी हमारे पास अपना और अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा, टेररिज्म वाज द बिगेस्ट चैलेंज और वॉर ऑन टेरर पे पाकिस्तान ने काम किया। 60-70 हज़ार हमारी जानें गई, हमने उसका बड़ा खुमियाजा हमने भुगता है और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ीरो पे चलेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तो आप नाम ही ना लें, आते ही नहीं कोई लोग। तो इन सारी चीज़ों को जब आप मिलाते हैं तो एजुकेशन सेक्टर जो है वो लास्ट प्रायोरिटी पे चला जाता है। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये भी तो है ना कि प्राइवेट सेक्टर इसको एज ए बिजनेस ट्रीट करता है ना। उन्होंने करोड़ों रुपए अगर अरबों रुपए लगाए हैं, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, चार्टर के ऊपर करोड़ों रुपए उनके लग जाते हैं चार्टर लेने में, तो वो फिर एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हमें फिर करोड़ों की आमदनी होनी चाहिए इससे। देखिए वो फीसें तो होती हैं पूरी दुनिया में, प्राइवेट सेक्टर की हाई फीस होती है, गवर्नमेंट की सब्सिडाइज फीस तो गवर्नमेंट भी लेती है। अगर मेरी यूनिवर्सिटी जिसको मैं हेड करता हूँ, अगर मेरा लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख का सेमेस्टर है तो सरकारी यूनिवर्सिटी का 80,000 का उनका भी सेमेस्टर है। तो ये मत कहें कि जो यूनिवर्सिटी सेक्टर जो सरकारी है वो बिल्कुल मुफ्त तालीम देता है, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं है। अब बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा लगाता है और साफ ज़ाहिर है वो बिज़नेस ओरिएंटेड किस्म की मूवमेंट होती है, और सस्टेनेबिलिटी जो है वो इदारा तब खड़ा होगा जब उसकी आमदन आएगी, आमदन के साथ साथ अखराजात होंगे, तो आपने उसको बैलेंस करना है। लेकिन ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप फीसें लेते जाएं और आप क्वालिटी ना दें। इदारा वही चलेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। और याद रखिए, लोग सहकते हैं अच्छे इदारों में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो। ये आपके इदारों की क्रेडिबिलिटी है कि आप कितना आगे लेके जाते हैं अपने इदारे को। तो प्राइवेट सेक्टर ने बहुत मेहनत की इसमें, क्योंकि ये यंग इदारे हैं, अभी कोई भी इदारा 30 साल से अभी पुराना नहीं है। 30 years is no life in the life of a university. You know, you need lot of years to establish yourself. लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर की स्पीड अच्छी है। यानी आप समझ रहे हैं कि कम से कम एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है वो दिखाई दे दी जी, और उसके ऊपर अब काम करना शुरू हो गया। जी, उसमें देखिए ना, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो पब्लिक सेक्टर में नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर ने, AI की आपने बात की है, इस पे गवर्नमेंट भी बात कर रही है, IT पे भी काम कर रही है, AI पे भी काम कर रही है, वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे भी जो है सारे। तो बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको चार्टर मिलता है, सूबाई असम्बलियाँ देती हैं या वफाकी असम्बली देती है, नेशनल असम्बली देती है, तो वो चार्टर आपको एम्पावर करता है कि आप अपना डिग्री अवार्डिंग स्टेटस आपको देता है, आपकी मोहर लगती है, उस कागज़ के टुकड़े की वैल्यू बनती है, बिकॉज इसके पीछे लॉ है। तो लॉ आपको ऑटोनॉमी भी तो देता है ना, कि आप खुद मुख्तार हैं, आपने जो प्रोग्राम शुरू करना है वो एक गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया बनाया उस पर शुरू कर लें। लेकिन ये ऑटोनॉमी मिलती नहीं है, आई एम सॉरी टू से दिस। अगर आप ये कहना कि प्राइवेट सेक्टर को बड़ी फ्रीडम है कि वो जो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे प्रोग्राम शुरू कर ले, ऐसा होता नहीं है। मेरा सवाल भी ये था, फॉर इंस्टेंस हम लाहौर बोर्ड की अगर बात करें, मैं चूँकि लाहौर बोर्ड में मैंने एग्ज़ाम्स दिए, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, मुझे अच्छी तरह याद है कि 9th में मुझे कुछ सब्जेक्ट्स में फील हुआ कि मेरे नंबर्स, मेरे एग्जाम अच्छा हुआ था, रीचेक कराने गए आप? मैं रीचेक करवाने गया तो मैंने उनको बताया कि सर ये मेरी डेफिनेशन ठीक है, मेरे नंबर्स जो है, मैंने तो किताब वाली डेफिनेशन लिखी हुई है, रट्टे वाली डेफिनेशन है, तो इस पर भी मेरे नंबर नहीं मुझे पूरे दिए। तो उन्होंने कहा कि ये आप रीचेक नहीं करवा रहे, गो के पैसे मैंने रीचेक के दिए थे, आप रिकाउंट करवा रहे हैं, अगर तो इसके 2 नंबर लगे हुए तो वो 2 काउंट हो जाएंगे, अगर नहीं लगे हुए तो काउंट नहीं होंगे, डेफिनेशन ठीक है या गलत है। तो गवर्नमेंट ये नहीं देख रही कि आप मतलब किस तरह का आपने मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि एक बच्चे ने ठीक भी लिखा हुआ है तो आप उसको भी जो है वो रिकाउंट कर रहे हैं, रीचेक नहीं कर रहे हैं आप पेपर। हमारे यहाँ बहुत चीटिंग होती थी, आजकल कम है। हमारे पेपर आउट होते थे, सरकार की बात कर रहा हूँ, गो स्कूल्स बने हुए थे, फेक टीचर था, जाली डिग्रियाँ बिकती थी, मैट्रिक की, FA की, अपना BA की डिग्री। ये 97 की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई वाज हेडिंग एज अ चेयरमैन ऑफ अ टास्क फोर्स। वो ज़माना था जब बिल्कुल बेशुतर मुहार था ये चलो, और जिनकी साख्त जो थी ना गिर गई थी सरकारी स्कूल की, उसको हमने फिर प्लग किया। हमने ये पेपर आउट होना, प्रैक्टिकल के पीछे आपको पता है हर पेरेंट भाग रहा है और नंबर लगवा रहा है सारा, जी हाँ, ज़ीरो क्रेडिबिलिटी थी। ये वो ज़माना है जब प्राइवेट सेक्टर ना उठ रहा था इस तरह, क्योंकि गैप आ गया ना यहाँ पे। यहाँ प्राइवेट सेक्टर ने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, अपनी क्वालिटी से वो गैप फिल कर लिया और सारा रुझान जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ हो गया।
बोर्ड की आपने बात की, लाहौर बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है। इस वक्त हमारे पंजाब में आई थिंक अबाउट 10 बोर्ड्स बन गए, 2 और नए बोर्ड बने हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई 29 बोर्ड हैं, 4 टेक्निकल बोर्ड हैं, उसमें नया बोर्ड आया, आगा खान बोर्ड आया, फिर एक ज़ियाउद्दीन बोर्ड था, और अब एक और बोर्ड आ रहा है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन बोर्ड। अभी मैं उसके एक फंक्शन पे भी गया था। ये एक प्रोसेस चलता रहता है सारा। तो नया कानून ये बना कि आप काउंटिंग करवा लें लेकिन नंबर नहीं बढ़ेंगे आपके यहाँ, इसलिए कि वो मिसयूज़ होता था। और उसके पास ये होती थी, एक पावर होती थी चेयरमैन के पास, वो नंबर किसी के भी लगा दे। तो उसको फिर हुकूमत ने, वजारतों ने बंद किया उस अथॉरिटी को, और बच्चे को ये कहा कि भाई अगर तुम्हारी काउंटिंग में कोई कमी है तो वो पूरी करवा लो, गिनती पूरी करा लो, नंबर नहीं हम बढ़ाएंगे। तो मिसयूज़ को बंद किया था। तो आपके सवाल का ये जवाब है। ठीक हो गया। अच्छा सर, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी से मुतल्लिक बात की। करिकुलम आप क्या समझते हैं, जिस तरह दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है, नई नई चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, कितने अरसे के बाद हमें करिकुलम के अंदर तब्दीली कर देनी चाहिए? क्योंकि हम कई दफ़ा हमने देखा है जी कि जो 10 साल पहले भी किताब पढ़ाई जा रही थी, 10 साल बाद भी उस यूनिवर्सिटी की उस फैकल्टी के अंदर वही किताब पढ़ाई जा रही होती है। तो कुछ तब्दीली उसके अंदर, सिलेबस के अंदर जो है वो नहीं होती। आप क्या समझते हैं कि जिस तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं, कितने अरसे के बाद करिकुलम रिवाइज होना चाहिए? देखिए, आइडियली तो जो बड़ी टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटी हैं दुनिया की, जो मशहूर तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप मुझसे सीनियर, आपने अपने सेमेस्टर में जो किताब पढ़ी है, मेरी बारी वो चेंज हो जाएगी, अगले सेमेस्टर में चेंज हो जाती है। इतनी तेज़ी से रिसर्च हो रही है, इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है सारा। हमारे यहाँ करिकुला को डेवलप करना एक प्रॉब्लम है, और आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर अब क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। हायर एजुकेशन कमीशन भी आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको काउंसिल्स भी इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि आप ये चीज़ें निसाब में रखें। और चूँकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ख़ुद कफ़ील होती हैं, ख़ुद मुख्तार होती हैं, ऑटोनमस होती हैं, उनको भी आज़ादी होती है कि आप जो मर्ज़ी निसाब अपना लगा लें। लेकिन इसकी जो वैलिडेशन जो है वो काउंसिल्स आके करती हैं, वो आपका कंटेंट देखती हैं क्या है, और वो आपको रोक भी सकती हैं। इतनी ज़्यादा आपको आज़ादी भी नहीं होती कि आप जो मर्जी चाहे। अगर उसके अंदर एक मुनासिब चेक है तो मैं समझता हूं कि वो तो ठीक है जी। तो लेकिन निसाब की दुरुस्त की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। नई किताबों की ज़रूरत है, नई मेथडोलॉजी की ज़रूरत है, नई पेडागोजी की ज़रूरत है। टीचर ने कैसे पढ़ाना है, क्या टूल्स आ गए हैं, क्या प्लेटफॉर्म, आईटी आ गया ना अब सारा। तो इसके लिए आपको टीचर को भी तैयार करना पड़ेगा, आपको निसाब भी दुरुस्त करना पड़ेगा। और आपने जो पहले भी बात की कि टीचर तो वही पुराना है, उसकी ट्रेनिंग जी, और उसको थोड़ा सा अपडेट करना वो भी जी, बड़ा जरूरी चैलेंज है ना, बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, गुफ्तगू अपने मेहमानों की मुलाहिजा की। आज के प्रोग्राम से इतने। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।